हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की। और उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था पहले वीडियो के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स आपने देखा है उसके अंदर हमने बात किया हुआ है होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, उसके अलावा हमने बात किया हुआ है रिवर्सिबल रिएक्शन, और लास्ट जो हमारी चर्चा रुकी हुई थी वो था इरिवर्सिबल रिएक्शन पे हमने बात कर दिया था। इसके अलावा अभी भी हम टॉपिक पे पहुंचे नहीं थे जिसका नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बोला था कि ये क्लास 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर 2 में आता है और यहां से 4 मार्क्स की गारंटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट के ख्याल से हमने ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। पहला वीडियो हमने 9 मिनट की बना रखी है, आप आराम से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। अब जो सेकंड वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्जैक्ट केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या होता है ना। उससे पहले जो जानकारी थी वो उतनी होनी चाहिए थी। एक्चुअली ये जो पार्ट है हमारा, ये बीएससी पार्ट 1 लेवल के लिए भी है। उसके अलावा आईआईटी नीट में भी केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कभी कभी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स नीट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको ये बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना और सुनना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं छोड़ेंगे स्टूडेंट्स। जितना भी सिलेबस है आपके पास क्लास 11th के लिए, सीबीएसई एनसीईआरटी बोर्ड के लिए, हम सारे के सारे पार्ट आपको इस वीडियो के अंदर डालेंगे और इसके आने वाले ऑनवर्ड्स वीडियो के अंदर डालेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन, बहुत ही आसान तरीके से हम बात करेंगे। और उसके अलावा जो हम बात करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट केसी, है ना। तो ये 3 टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर उठाएंगे और तीनों टॉपिक विद इन 10 to 20 मिनट में हम फिनिश करेंगे। तो आइए ज्यादा ना बात करते हुए सीधे केमिकल इक्विलिब्रियम धावा बोलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या स्टूडेंट्स? इसके लिए आपको समझना पड़ेगा A+B रिवर्सिबल रिएक्शन C+D। 2 बातें हमने पहले भी करी थी, A+B को क्या बोलते हैं और C+D को क्या बोलते हैं। A+B जो स्टूडेंट्स हैं वो है हमारा रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और C+D स्टूडेंट्स वो है आपका प्रोडक्ट जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद उसका रिजल्ट आता है। और यहां पे आप देख सकते हैं A+B यानी रिएक्टेंट हैं, आपस में रिएक्ट करने के बाद इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है स्टूडेंट C+D। स्टूडेंट्स आप पूछ सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। तो दोस्तों, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। एक बार और बता देता हूं, दोज केमिकल रिएक्शन, ध्यान से सुनेंगे, दोज केमिकल रिएक्शन विच कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी मीन्स क्या हुआ कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, सिंपली अगर बात करो तो वही है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। बट क्या अभी तक हम अपने टॉपिक पे आए हैं क्या केमिकल इक्विलिब्रियम? नहीं, बीएससी में भी ये चीजें बार बार बता रहा हूं। तो आइए देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, एकदम अपना लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, मैथ्स मिलकर अपनी लैंग्वेज में बात करता है, और बिल्कुल अपना मतलब आपका अपना लैंग्वेज है। फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन, ध्यान से सुनो, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन when rate of direct reaction becomes equal to the rate of backward reaction, आप समझे नहीं स्टूडेंट्स, then it is said to be the equilibrium has to be reached। एक बात बताओ, जैसे एक तरफ आप देखिए, एक तरफ ये कोएफिशिएंट है ना, कंसंट्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ले लेते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए ये x है और ये y है, ये हमने नंबर लाइन ले लिए। बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन जिस पॉइंट पे आके मिल जाते हैं वही होता है इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड रिएक्शन बोले तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है, बैकवर्ड जो ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों बातें आके मैच कर जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, मिल जाएंगी,
और एक स्ट्रेट लाइन बाद में बन जाएगी जिसको आप इक्विलिब्रियम बोलोगे। आप किसी नमक में, एक ग्लास में नमक लेकर के उसके अंदर चीनी मिलाइए और उसको जरा मिक्सअप करिए। हो सकता है आपका नमक की क्वांटिटी कम हो, शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, और जब मिलाएंगे तो दोनों नमक और चीनी का घोल जिस मिश्रण पे होता है, जिस मिक्सचर पे होता है, और फिर आप ड्रिंक करते हो, आप पीते हो, वही है इक्विलिब्रियम। यहाँ पे क्या कहता है कि रेट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन इज जस्ट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। तो जहां पे रेट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, जहां पे फिक्स हो जाएंगे, वही है आपका इक्विलिब्रियम। तो उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से हमारी यानी कि मैथ्स मिरेकल की सारी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स, अब दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? एक्चुअली ये क्लास 11th में जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, बट क्या है, हम आपको बता देते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। द रेट, ध्यान से सुनिएगा, द रेट एट विच एन एलिमेंट रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। जिस दर से, जिस रेट से एलिमेंट रिएक्ट करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एक्टिव मास का, है ना। और अगर क्या होता है, एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास एंड रिएक्टिव सब्सटेंसेस। जो केमिकल रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? एक्टिव मास का और रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो भी एक्टिव मास होगा, जिसकी जितनी क्वांटिटी होगी, और उसके अलावा उसको रिएक्टिंग सब्सटेंस कितना वो रिएक्ट करता है उस सब्सटेंस के लिए। तो यही है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। कभी कभी लोग पूछते ये हैं कि एक्टिव मास मींस होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, एक्टिव मास का मतलब ये है कि मींस मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा कि द टर्म एक्टिव मास मींस मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, और इसका अगर आप फॉर्मूला बात करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सुनो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। इसकी यूनिट की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है यूनिट? मोल्स, और वॉल्यूम इन लीटर का लीटर, तो मोल्स पर लीटर, है ना। और कंसंट्रेशन को ऑलवेज बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है स्टूडेंट्स, हमेशा बड़ी ब्रैकेट में लिखे जाते हैं इसको। सॉरी, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज रिटन इन बिग ब्रैकेट, है ना। तो उम्मीद है आपको कंसंट्रेशन के बारे में समझ में आया होगा। मास, एक्टिव मास का मतलब होता है, एक्टिव मास ही मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन होता है, और मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यूनिट की बात करेंगे तो मोल्स पर लीटर, और कंसंट्रेशन लिखने की बात होगी स्टूडेंट तो उसको आप हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये सारी बातें। कह रहा है कि 34 ग्राम ऑफ NH3 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ अ मिक्सचर, फाइंड द कंसंट्रेशन। अब देखो ना, कह रहा है कि 34 ग्राम है NH3 का, और उसका जो कंसंट्रेशन आपको फाइंड करना है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स बोले तो कितना उसका वेट है, और मॉलिक्यूलर वेट आपको यहां लिख देना है। तो देखो आप, तो NH3 का कितना वॉल्यूम दे रखा है स्टूडेंट्स? वो है 34 ग्राम। कितना वेटेज है स्टूडेंट्स? वो है 34 ग्राम। और इसका जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे स्टूडेंट्स, NH3 का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखो, NH3 हाइड्रोजन का तो 3 हो गया, और नाइट्रोजन का 7, 7 दूना 14, यानी कि 14 + 3 यानी 17, यानी कि 17 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो 17 हो जाएगा। आप खुद ही देखिए, NH3 N का जो है नाइट्रोजन का 14 और +1 × 3, तो दिस विल बी 14 + 3 विल बी 17। तो ये हो गया आपका 17 मॉलिक्यूलर वेट,
स्टूडेंट्स अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन। तो जब इसको हम कट करेंगे तो 2 टाइम्स मिलेगा स्टूडेंट्स, 17 टू द 34। और कंसंट्रेशन की बात होगी तो कंसंट्रेशन के लिए बोलता है कि वेट होना चाहिए, है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2 और वॉल्यूम इन लीटर 1, तो 2 मोल्स पर लीटर, है ना। तो इस तरह से NH3 को बिग ब्रैकेट में डाल के कंसंट्रेशन ऑफ NH3 लिख सकते हैं, जो कि आपका आंसर है। इसी वीडियो के अंदर एक और हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद कांस्टेंट Kc। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। देखिए समझते हैं जरा इसको। यूं तो क्लास 11th में ये वाला टॉपिक जब भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा माथा खराब हो जाता है, दिमाग ही नहीं काम करता है कि क्या करें, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है, क्या मीन्स है इसका, क्या मतलब है। लेकिन स्टूडेंट्स मैथ्स मिरेकल पे आप देखते रहिए, कह रहा है हमें निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, हमें निकालना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। आइए देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको पता है ना, A+B रिवर्सिबल रिएक्शन C+D, A+B रिएक्टेंट, C+D प्रोडक्ट, है ना। तो ये और B और C और D क्या है, कोई कंपाउंड्स हैं, कोई क्या है, कंपाउंड्स हैं। A और B दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं और C और D भी डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। तो दोनों को मिलाने के बाद C+D बन जाता है, बस बात खत्म। अब हम बात करेंगे Ca Cb Cc। इसके लिए Ca, इसके लिए Cb, कंसंट्रेशन सब में ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, C के साथ A, C के साथ B, C के साथ C और C के साथ D। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि Ca Cb Cc और Cd बी द कंसंट्रेशन ऑफ A B C D रिस्पेक्टिवली। ये तो आप समझ रहे हैं। यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि रेट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन, रेट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के। और यहां पे रिएक्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, Ca और Cb। A और B तो कंपाउंड्स हुए ना, उसके साथ कंसंट्रेशन लगाएंगे तभी तो बात बनेगा। तो ये जो है V डायरेक्ट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ca और Cb। Ca और Cb, और Cab भी कहां से आया है, वो आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट से आया हुआ है। तो Cab, अगर ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे स्टूडेंट्स, एक इक्वल टू साइन देंगे और उसके साथ एक कांस्टेंट लगा देंगे। तो ये तो काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9th में भी पढ़ा था, क्लास 10th में भी जब न्यूटन्स लॉ वगैरह कर रहे थे तो वहां भी आपको पढ़ने को मिला था, है ना। तो खूब पढ़ा आपने। तो एक प्रोपोर्शनल साइन जैसे हटाएंगे, आप एक कांस्टेंट लगा देंगे और Cb तो आ ही रहा ऊपर से। तो अब हम बात करेंगे कि K1 जो हमने दिया है ये क्या है एक्चुअली। तो हमने जो कांस्टेंट साइन लगाया है where K1 is the rate constant of direct reaction, रेट कांस्टेंट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन। अब हम बात करेंगे इसी तरह से रिवर्स रिएक्शन का। आइए देखते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम बात कर सकते हैं वी रिवर्स मींस, जैसे वहां पे आपका था वी डायरेक्ट इक्वल टू, वी डायरेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू Ca Cb, यहां पे वी रिवर्स इक्वल टू हो जाएगा Cc Cd, क्योंकि प्रोडक्ट में आपने देखा था कि वहां से C+D था, वहां पे प्रोडक्ट में क्या था स्टूडेंट्स, आपने याद करो ना, A+B रिवर्सिबल रिएक्शन C+D। तो प्रोडक्ट आपका C+D था, उसमें सब में Cc लगा देना था। तो Cc और Cd आपका कंसंट्रेशन हो गया स्टूडेंट्स। तो V डायरेक्ट नहीं, V रिवर्स इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद वहां पे आपने K1 लिया था, यहां पे आप K2 ले लोगे कोई कांस्टेंट साइन। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा Cc.Cd, ना, जो इक्वेशन सेकंड बना दिया। अब आपके पास ये पहले से पता है कि K2 इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। K2 के बारे में अगर पूछता है कि K2 क्या है, तो वही था जो K1 था। वहां पे K1 था आपका डायरेक्ट रिएक्शन के लिए और K2 है आपका रिवर्स रिएक्शन के लिए, लेकिन वो रेट कांस्टेंट दोनों जगह सेम है। अब इक्विलिब्रियम क्या बोलता है स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम क्या बोलता है, अगर आपको याद होगा तो आप बता सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं क्या बोलता है, फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ डायरेक्ट रिएक्शन इज बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मींस ये फॉरवर्ड हो रहा है, ये बैकवर्ड हो रहा है और दोनों किसी एक पॉइंट पे आपको मैच कर रहे हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि एट इक्विलिब्रियम के केस में बात करेंगे तो वी डायरेक्ट इक्वल टू वी रिवर्स, दोनों बराबर हो जाएंगे। और वी डायरेक्ट का क्या फॉर्मूला था, वहां पे आपने निकाला हुआ था कि K1 Ca Cb, ध्यान से सुन लो, और यहां पे आपने लिखा हुआ है अभी जस्ट K2 Cc Cd, है ना।
आपको पता है ना, K1 को यहीं छोड़ दीजिए, K2 को इसकी इस तरफ लेके जाएंगे इक्वल टू साइन के उस तरफ, तो डिवाइड में चला जाएगा। और CA CB को उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो इसके अपॉन में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां बचेगा क्या, CC डॉट CD अपॉन CA डॉट CB। और K1 K2 को ही, इन दोनों को मिलाने के बाद K1 K2 जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आया हुआ है, इन दोनों को हम बात करेंगे KC। और यही जो KC है स्टूडेंट्स, यही है आपका K1 बाई K2, और इसी को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही खतरनाक बात चल रहा है स्टूडेंट्स, इसी बात को आप बोलते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। स्टूडेंट्स को यही बात समझ में नहीं आती कि कैसे आ जाता है ये KC। तो कुछ नहीं करना है, CC डॉट CD अपॉन CA डॉट CB लिख ही दिया आपने, और K1 K2 को आपको लिख देना है KC, बड़ा K स्मॉल c, वेयर KC इक्वल टू K1 बाई K2 इज कांस्टेंट कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान बात हो रही है यहाँ पे। यही है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पॉइंट में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, MCQ में पूछ सकता है कि KC क्या होता है। 4 ऑप्शन इसी तरह से दे देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आपको बताना पड़ेगा, और आपको वहां पे टिक मारना पड़ेगा, जिसमें CC CD अपॉन CA CB होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं बहुत ही छोटी बात, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, MCQ क्वेश्चन में या A1 मार्क्स क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। थोड़ी सी चर्चा और करेंगे और वीडियो को यहीं पे हम फिनिश कर देंगे। कहता है लेटस, समझिएगा ध्यान से, लेटस टेक द रिएक्शन ऑफ टाइप, सपोज करो A प्लस B के जगह में हमने 2A प्लस 2B दे दिया, तो भैया प्रोडक्ट में भी तो वैसे ही बनेगा, 2C प्लस 2C, क्या दिक्कत है, 2C प्लस 2D। ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन बोले तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, दोनों तरफ रिएक्शन जा सकता है। इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे स्टूडेंट्स। 2A को A प्लस A लिख दिया, 2B को B प्लस B लिख दिया, उसी तरह से 2C को C प्लस C लिख दिया, और 2D को D प्लस D लिख दिया। हुआ क्या, क्या फायदा हुआ, तो देखो इनको उठा के इनके नीचे में ले गए, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम हटा करके यहाँ पे इक्वल टू साइन दे दिया। और आपको अभी पता है कि K1 बाई K2 जब 2 इक्वेशन होंगे तो उसको हमने KC बना दिया है ना। इन जनरल फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे N1A प्लस N2B लिखोगे ना स्टूडेंट्स, 2 की जगह हो सकता है 3 हो, 3 की जगह हो सकता है 4 हो, तो उसको हमने मान लिया नेचुरल नंबर N1A प्लस N2B, और इसी तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन N3C प्लस N4D। ऐसे केस में अगर कहीं पे होता है स्टूडेंट्स, तो बस जो फाइनलाइज KC का फॉर्मूला रहा है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा, वो हो जाएगा, देखो N3C, ये N3 कहां चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा। तो जो कंसंट्रेशन आपके पास था, जो आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला था CCN3, क्योंकि CCN3 का मतलब होता है, ये देखो C के पीछे N3 लगा हुआ है, तो ये इसके पावर में चला जाएगा, है ना। तो जनरल फॉर्मूला की अगर बात करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस के लिए, तो CCN3 इंटू CDN4, बहुत आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा, अपॉन CA के जगह पावर में 3 चला जाएगा, CAN1 पावर, तो CAN1 इंटू CBN2, है ना। और यही है हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, दिस इज एन एक्सप्रेशन विच इज कॉल्ड जनरल फॉर्मूला ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये क्या था, ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब, जनरल पे, जनरल केस पे ये बात होगी। तो दोनों बातें बड़ा ध्यान से रखना है, दोनों बातें बड़ा आराम से समझना है। स्टूडेंट्स, वीडियो फिनिश होने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा दूं, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लीन हो जाए, है ना, कि KC क्या होता है एक्चुअली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और उसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, जनरल केस के लिए KC का फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला CCN3 इंटू CDN4 अपॉन CAN1 इंटू CBN2। और अगर जनरल पे अगर उन्हें बात करें, सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपने देखा CC इंटू CD अपॉन CA इंटू CB। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि जैसे N2 प्लस 3S2 को रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3 तो होता ही है ना, तो इसमें पूछता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ KC का एक्सप्रेशन बताओ। तो बहुत ही आसान है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें ना बड़ा डर लगता है और छोड़ छाड़ के हम भाग जाते हैं, है ना। बट हमें ऐसे क्वेश्चन को, ये चूंकि 2 मार्क्स के आ जाते हैं स्टूडेंट, सीधा 2 मार्क्स आपको दे देगा। तो बहुत आसान है, आप देखो
केसी का फॉर्मूला आपको लिख देना है, केसी का फॉर्मूला लिख दिया। तो देखो a प्लस बी, लेफ्ट में क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस बी, और इधर है सी में और d, तो आपको क्या था C और d तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ C है। तो जो पावर में होगा स्टूडेंट्स वो सीधे जो मल्टीप्लाई में होगा स्टूडेंट्स पीछे, वो सीधे पावर में चला जाएगा। तो NH3 यानी C प्रोडक्ट में तो सिर्फ एक ही पार्ट है ना, तो एक पार्ट है, तो इसलिए हम C सिर्फ देखेंगे, और इसका चूंकि इसके बेस में पीछे साइड में 2 लगा हुआ है, तो ये सीधा इसके पावर में चला जाएगा। तो NH3 का पावर 2, देखो NH3 का पावर 2, और हमेशा कंसंट्रेशन इज ऑलवेज रिटेन इन बिग ब्रैकेट, आपने लिखा है ना, कंसंट्रेशन इज ऑलवेज रिटेन इन बिग ब्रैकेट। तो कब लिखोगे, जब कंसंट्रेशन ही मांग रहा है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या, कंसंट्रेशन ही तो होता है। तो इसको जब आप लिखोगे तो ब्रैकेट में लिख दोगे, पावर 3 लगा दो। अच्छा देखो N2, इसका पीछे क्या है भाई, 1 छुपा हुआ है ना, तो N2 का पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो H2 क्या है, बिग ब्रैकेट लेकर के, और 3 पावर पीछे मल्टीप्लाई में 3 है, तो इसको सीधे पावर में डाल देंगे। तो इस तरह से जो केसी का रिजल्ट आया स्टूडेंट्स, NH3 टू द पावर 2 अपॉन N2 इंटू H2 का पावर 3। तो कंसंट्रेशन लिखना उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से आया होगा, और ऐसे ही ढेर सारे इक्वेशंस के, केमिकल इक्वेशंस के आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करूं तो ना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा पार्शियल प्रेशर रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, और केपी और केसी का 3 केस आएगा स्टूडेंट्स। पहला जब केपी बराबर केसी होगा, दूसरा केपी ग्रेटर देन केसी होगा तब क्या होगा, और तीसरा जब केपी लेस देन केसी होगा तो क्या होगा। ये तीनों केस हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।